नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दिल्ली सरकार पहली बार एक सहकारी टैक्सी सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। सहकारिता मंत्री रविंद्र इंदुराज ने सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे सहकारिता टैक्सी सेवा को लेकर प्रस्ताव तैयार करें, जो कि निजी ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनियों का विकल्प होगी। इस योजना के तहत ड्राइवरों को बिना किसी को कमीशन दिए सीधे कमाई का मौका मिलेगा। यात्रियों को भी यात्रा के लिए एक सस्ता विकल्प मिलेगा। बता दें, इसका असर ओला उबर पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने बीते मार्च में निजी कंपनियों ओला उबर के तर्ज पर एक ऐप आधारित सहकारिता टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। राज्यों को इस पर काम करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे। देश में महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहां जल्द ये योजना लॉन्च होने वाली है। इसी बीच दिल्ली सरकार ने भी अधिकारियों को कहा है कि वो इस पर एक प्रस्ताव तैयार करें। दिल्ली के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंदुराज ने पुष्टि की है कि अधिकारियों को सहकारिता टैक्सी पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। उनसे कहा गया कि वह पूरे मॉडल का अध्ययन करके इस पर काम शुरू करें। अधिकारियों को महाराष्ट्र सरकार द्वारा तैयार योजना का भी अध्ययन करने के लिए कहा गया है। इसके तहत एक ऐप भी विकसित किया जाएगा जिससे सहकारिता टैक्सी सेवा से जुड़े ड्राइवरों को बुकिंग मिलेगी। अधिकारियों के मुताबिक ये सहकारिता टैक्सी सेवा ड्राइवरों द्वारा संचालित होगी। इसमें कोई सरचार्ज नहीं लगेगा और ड्राइवरों को उनकी पूरी कमाई मिलेगी। सरकार का कहना है कि इसका मकसद ड्राइवरों को सरकारी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सशक्त बनाना है। ये सेवा एक समर्पित ऐप के जरिए संचालित की जाएगी जिसके माध्यम से यात्री सीधे टैक्सी बुक कर सकेंगे, जबकि ड्राइवर इस सहकारी संस्था से जुड़कर इसके को ओनर बन सकेंगे। सरकार उन्हें टैक्सी के लिए गाड़ी खरीदने के लिए सस्ती दरों पर लोन भी उपलब्ध कराएगी। दिल्ली सरकार इस साल दिवाली को बेहद खास और भव्य अंदाज में मनाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों के अनुसार इस बार राजधानी में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें 2 लाख से अधिक मिट्टी के दिए जलाए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में ड्रोन शो और लेजर प्रोजेक्शन मैपिंग जैसे प्रदर्शन मुख्य आकर्षण होंगे। सरकार ने अभी तक आयोजन स्थल को लेकर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि दिवाली का एक कार्यक्रम यमुना तट, कर्तव्य पथ या कनॉट प्लेस में से किसी एक स्थान पर आयोजित किया जा सकता है। इस स्थान का चयन लॉजिस्टिक्स और जनता की पहुंच को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली बीजेपी के खेमचंद्र शर्मा जी। खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। खेमचंद जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? कट रही है आपकी? आप क्लियर है आवाज़ आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है। खेमचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस दिवाली पर 2 लाख दिए जलाए जाएंगे, कैसे देखते हैं? पूरी दिल्ली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नई मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नई तरीके से, अच्छे तरीके से, शुभ तरीके से दिवाली मनाई जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दिल्ली वाले जो 15 साल कांग्रेस के और 11 साल आम आदमी पार्टी के राज में जो एक तरीके से दिल्ली के लिए रहा, उससे बाहर आ रही है। तो दिल्ली डिजर्व करती है अच्छी दिवाली, दिल्ली डिजर्व करती है नई दिवाली, दिल्ली डिजर्व करती है खुशियों वाली दिवाली। तो खुशियों वाली दिवाली आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जीएसटी का रेट कम करके लोगों को राहत दी है, लोगों को सस्ते सामान देके। और फिर उन्हीं की सहयोगी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने जिस तरीके से नएपन से, उस तरीके से और भव्य तरीके से दिवाली मनाने का उन्होंने जो संकल्प लिया है, ये सभी दिल्ली वालों को खुशी देगा। और हम सब जानते हैं कि जब हम दिए जलाते हैं तो हमारे पर्यावरण में भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ये दिए सरसों के घी के होते हैं। और तो मैं ऐसा समझता हूँ ये सब बहुत ही अच्छा कदम है और इसका हम सब स्वागत करते हैं, सभी कार्यकर्ता स्वागत करते हैं, दिल्ली की जनता का स्वागत करते हैं। खेमचंद जी, क्या कोई स्थान अभी तक चयनित किया गया है? देखिए, इसके बारे में अभी ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी होगी तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और क्योंकि दिए भी जलाए जाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाएगी। क्योंकि अभी जब तक गवर्नमेंट की स्टेटमेंट नहीं आ जाए तब तक बताना उचित नहीं। खेमचंद जी, दिवाली पर इस बार और क्या कुछ खास कर रही है दिल्ली सरकार? मसलन सफाई को लेके क्या है, क्योंकि दिए मिट्टी के दिए इसलिए लिए गए हैं ताकि पर्यावरण दूषित ना हो। सफाई अभियान युद्ध स्तर पे चल रहा है, हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले, हर सड़क पे सफाई हो रही है। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम, हर जगह लाइटिंग का काम हो रहा है। जी, दिल्ली मुख्यमंत्री के नेतृत्व में
हाँ, जी। तो पूरी दिल्ली में स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए जनसंपर्क चल रहा है, लोगों से मुलाकात चल रही है। जी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और वर्तमान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी। मनोज तिवारी जी के साथ मिलकर विजिट किया। वहाँ लोगों का उन्होंने हालचाल जाना और लोगों के साथ बातचीत की जो दिवाली के समय ट्रेवल कर रहे हैं दिल्ली से बाहर या बाहर से दिल्ली। जी। तो मैं तो समझता हूँ कि ये पीपल सीएम है, लोगों की सीएम है, और उनके दिल को समझती हैं, जरूरतों को समझती हैं और उसी के अनुसार वो लोगों के बीच में है और एक अच्छी दिवाली मनेगी, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। खेमचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, सरकार का यह आयोजन दिल्ली से एक दिन पहले होने की संभावना है। इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्रीगण, सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। अधिकारियों के अनुसार इस साल के दिवाली उत्सव का फोकस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक थीम पर रहेगा। मेटकॉफ हाउस टी जंक्शन पर जो 680 मीटर लंबा फ्लाईओवर बनाने की घोषणा की गई थी, उस प्लान में कश्मीरी गेट बस अड्डा को भी शामिल कर लिया गया है। अब प्लान ये बनाया जा रहा है कि आईटीओ, पुरानी दिल्ली या यमुना पार से जो ट्रैफिक कश्मीरी गेट से आगे जाता है, उसके लिए एक ऐसा फ्लाईओवर बनाया जाए जिससे लोगों को कश्मीरी गेट बस अड्डा पर लगने वाले जाम में ना फंसना पड़े। कश्मीरी गेट बस अड्डे पर जाम खत्म करने के लिए अब 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर का प्लान बनाया जा रहा है। कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 से होकर यह फ्लाईओवर बनाने की विजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। पीडब्ल्यूडी सूत्रों के अनुसार पहले यह घोषणा की गई थी कि मेटकॉफ हाउस टी जंक्शन पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा जो सिविल लाइंस स्थित ट्रॉमा सेंटर से डीआरडीओ ऑफिस तक बनेगा, लेकिन इससे कश्मीरी गेट स्थित बस अड्डे के पास हर समय जो जाम की समस्या है खत्म होने वाली है। डिस्ट्रिक्ट साइबर थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर तंत्र मंत्र और अनुष्ठान के नाम पर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाले जालसाज को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी राहुल, जिसकी उम्र 20 साल के रूप में हुई है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर अघोरी जी राजस्थान नाम से एक अकाउंट बनाकर खुद को बड़ा तांत्रिक बताया था। उसके पेज पर लिखा था कि वो प्रेम, विवाह, संतान, कारोबार और जीवन की हर बाधा को दूर करने वाले विशेष अनुष्ठान करता है। वह हर डर और भ्रम फैलाने के लिए नकली साधना, भस्म और दीपक की तस्वीरें पोस्ट करता था, जिससे लोग ये मान लें कि उन पर कोई दुष्ट आत्मा या ग्रह दोष का असर है। जब कोई व्यक्ति उसके संपर्क करता था तो वो पहले उनकी समस्या सुनता था और फिर महायज्ञ या तांत्रिक साधना करने के नाम पर रुपए मांग लेता था। अब तक की जांच में पता चला है कि आरोपी ने 50 से अधिक लोगों के साथ ठगी की है। डीसीपी देवेश कुमार महिला के अनुसार आरोपी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर खासतौर पर ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो निजी या पारिवारिक संकट में थे। डीसीपी ने बताया कि चाणक्यपुरी में रहने वाली एक महिला ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि अघोरी जी राजस्थान नामक पेज से प्रभावित होकर उन्होंने अपने घर की परेशानी दूर करने के लिए 1.14 लाख रुपए भेजे थे। जैसे ही आरोपी को रकम मिली, उसने फोन और मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। शिकायत मिलने के बाद साइबर थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, एक अवसर पर डीसी कपिल, संयोजक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एनसीपी में शामिल हो रहे सुशील बालेश्वरी और विजेंद्र दाइमा जैसे सक्रिय और जन समर्पित साथियों से पार्टी को नई गति और दिशा मिलेगी। इनके अनुभव और सामाजिक जुड़ाव से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्राप्त होगी। इसके बाद सरदार बलिंदर सिंह उपाध्यक्ष ने कहा कि सुशील बालेश्वरी और विजेंद्र दाइमा जैसे समर्पित साथियों के नेतृत्व में पार्टी को जमीनी स्तर पर नई दिशा और मजबूती मिलेगी। दोनों साथी लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं और पार्टी की विचारधारा को जनता तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। देखिए, हमने अभी तक जिन साथियों को पदाधिकारी बनाया है, उन साथियों को पदाधिकारी बनाया है जिन साथियों की कहीं न कहीं कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, और उन लोगों को बनाया है जो सामाजिक आंदोलनों में कहीं न कहीं बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहे हैं और गरीब जनता के टच में है और उनकी समस्याओं से अवगत हैं जो लोग। इसीलिए ऐसे पदाधिकारियों को जो 5 स्टार होटलों की राजनीति करते हैं, जो धनाढ्य पैसे वाले लोग हैं, जो 5 स्टार होटलों में बैठ करके ही राजनीति में विश्वास करते हैं, उस तरीके के लोगों से हम परहेज कर रहे हैं। हम जमीनी लोगों को इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो दिल्ली की गरीब सम्मानित जनता के दुख और दर्द को समझते हैं और उनके निवारण के लिए प्रयास करेंगे। देखिए, हमने अभी तक और इस समय
हम खड़े हैं एनसीसीपी के दफ्तर में और आइए हमारे बीच में सरदार बलविंदर जी हैं। इनसे जानते हैं कि आज कुछ लोगों को उन्होंने पद दिया है और इनसे ही जानते हैं कि क्या पद दिया है, कहाँ के लोग इसमें जोड़े हैं, कहाँ के लोगों को इन्होंने पद दिया है। सर आपका हमारे जन्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। और अभी जो हमारे लगातार सदस्यता अभियान वो चल रहा है, हमारे साथी हैं सुशील बालेश्वरी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ में पत्रकार भी रहे हैं और डिजिटल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भी हैं। तो आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन करी है जिसमें इनको दिल्ली प्रदेश का सचिव नियुक्त करा गया है आज। इसी तरह आज हमारे साथ विजेंद्र जी दाइमा जी हैं, उन्होंने बदरपुर से पार्टी को ज्वाइन किया, उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि पिछले कुछ समय में हमने ये देखा कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, उसके खिलाफ एक बड़ी मेरा लड़ाई। पहला क्वेश्चन ये है कि आप जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट नेतागति में कैसे आ गया? नहीं, उससे पहले याद हो तो मैं सोशल एक्टिविस्ट था। अच्छा, तो सोशल अब अचानक से कैसे आपको अचानक से इसमें अब हुआ? जी ऐसा नहीं है, मैं सोशल एक्टिविस्ट था। 2014 से मैं लगातार अच्छा। समाज के लिए लड़ रहा था। जी और याद होगा 2019 तक मैंने बड़े आंदोलनों को मैं लीड किया। 2019 के बाद मैं पत्रकारिता के अंदर चला गया था, जिसके बाद 2024 में मैं वापसी रिटर्न आया हूँ। तो फाइनली 25 में, अभी 4 महीने पहले मैंने राजनीति में आने का मन करा कि मुझे राजनीति में आना चाहिए। यही समाज का उत्पीड़न, हमारे समाज जो मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज का लगातार उत्पीड़न हो रहा था देश में। जहाँ पहले पुरानी घटनाएं अगर हम बात करें तकरीबन 47,000 से 49,000 के आसपास रहती थी, आज वो 55,000 प्लस जा रही है, 50 से 55 के बीच में जा रही है। तो आप अंदाज लगाइए, अगर एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है हर साल 55,000 तक के आसपास आपके उत्पीड़न की घटनाएं हो रही, तो अगर आप उस समय भी चुप रहेंगे तो उसका एक मकसद यह है कि आपकी जो कौम है, आपका जो समाज है, वो कहीं ना कहीं सोया है। तो ऐसे में, और मैं एक बात जानता हूँ कि आप सामाजिक आंदोलन से सरकार पर प्रेशर कर सकते हो, प्रेशराइज कर सकते हो, लेकिन उनसे फैसले नहीं करवा सकते। फैसले करवाने के लिए आपको राजनीति में आना ही पड़ेगा। और मैंने ज़्यादातर देखा कि आप किसी भी दल में आप चले जाएं तो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को क्या करा जाता है कि किसी को आप हमेशा जो ऐसी कम्युनिटी के जिसको विंग का बना देते हैं, विंगों में उन्हें बना दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर यह है कि एनसीपी शरद पवार आपको बराबर का प्रतिनिधित्व देती है। शरद पवार जी की जो पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये हर व्यक्ति को बराबर का प्रतिनिधित्व देती है। और आज मैं ऐसे समाज से बिलोंग करता हूँ, सी कम्युनिटी में कन्वर्ट, लेकिन मैं आज दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष मुझे बनाया। उन्होंने मेरे काम का मान सम्मान किया, ना कि मेरी जाति को देख के मुझे किसी विंग का वो बना दिया। अब सवाल आता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिल्ली को लेकर, मैं बार बार, ये दिल्ली बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हम दिल्ली के लोग हैं, मेरी पूरी ज़िंदगी दिल्ली में ही निकल रही है, मेरा जन्म दिल्ली का है। हमने ये देखा कि दिल्ली के अंदर हम लोग खुद, हम जो लोग हैं, हम कहते तो हैं कि हम दिल्ली के रहने वाले, लेकिन हम दिल्ली वालों को मिल क्या रहा है? बाहर से लोग आते हैं, सरकार बना के बैठ जाते हैं, नेता बन जाते हैं, उनके घर अच्छे हो जाते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली के जो लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, उन लोगों को पानी तक नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से बाहर से हमारे जो भाई आते हैं, जो मान लो पूर्वांचली आ गए, बिहार से लोग आते हैं, बड़ी मुश्किल से एक मकान बनाते हैं और ये सरकार आके उसे बुलडोजर से नीचे तक तोड़ देती है, यानी उसकी पूरी आशाएं ख़त्म कर देती है इंसान को। तो आप समझिए कि स्थिति क्या है। सिर्फ कहने से कि हमने दिल्ली को अच्छा बना दिया या देश विकसित हो रहा है, विकास के नाम पे आप इस दिल्ली के लोगों के घर नहीं उजाड़ सकते। अगर मैं ही मानूँ, अगर आज एक मकान बनाऊंगा तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बाद, 60 साल 70 साल मेहनत करने के बाद एक मकान बनाता हूँ बड़ी मेहनत करके, और आप आते हैं और एक ही बुलडोजर चलाते और कहानी ख़त्म कर देते हैं, मेरे अरमानों को तोड़ देते हैं, मेरे बच्चों के भविष्य को ख़त्म कर देते हैं और कहते हैं आप तो बाहर ही हो, बाहर चले जाओ। ये दुख की बात है। और सरकार, फिर हम सरकार से क्या मांगते हैं? कोई हमें पानी दे दो। यही तो कहते हैं ना, दिल्ली की जनता जितनी बाहरी, उसमें वहाँ आपकी पाइपलाइन नहीं, पानी नहीं दे पाते आप लोग। एक इंसान का अधिकार है पानी की, तो सारी सरकार बोलती है पानी। मैं वही करूँ, तो वही बात आपकी ये पार्टी की ऐसा खास क्या है? सर देखिए, कहने में और करने में अंतर है जी। वो जो ऊंचे लेवल पे बैठे हुए लोग हैं, जिनकी कोठियाँ बनी पड़ी, वो कैसे इस दर्द को समझेंगे? हम उन्हीं बस्तियों से निकले हुए लोग हैं, हमें पता है हमारे घर पानी ना आए तो हमारी हालत क्या हो जाती है, कैसे कैसे टैंकर को पैसा देके मंगाना पड़ता पानी, हमें ये पता है, हमने देखी ये चीज़ें। तो हमें पता है कि उस काम को कैसे हम करेंगे। जबकि जो ऑफिस, देखिए मैं बाबू कहता हूँ, अगर आप बाबू को कुर्सी पे बैठने की आदत होती है, क्या वो जो ग्रामीण जो क्षेत्र, ज़मीनी क्षेत्र है, वहाँ की हकीकत से वाकिफ़ होता है? नहीं होता, क्योंकि उस आदत को सिर्फ बाबू की गिरी करते हुए कुर्सी बैठा, साइड मार दी, कहानी ख़त्म। लेकिन जो उस जगह रह रहा है उसे पता है ना कि असली परेशानी कहाँ पर है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब हम लोग आए हैं जो समाज से जुड़े लोग हैं, जो ज़मीन पे जुड़े, तो अब उनको प्रतिनिधित्व मिला, उन्हें मौका मिलेगा। जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो काम करेंगे।
और दिल्ली को एक अच्छी दिल्ली और अपनी दिल्ली बनाएंगे। हमारे बीच में अभी सुनील बालेश्वर जी हैं और इनसे भी जानते हैं कि सुनील सर जी, आज आपको यहाँ पर पद मिला है, आप भी जर्नलिस्ट थे, ठीक है, तो आपने इसमें आपकी नेतागति में कैसे? बिल्कुल मैं जैसे ही आपका पहली बार धन्यवाद करूँगा राजकमल जी, आपने सरदार बलविंदर जी से सवाल किया था ये वाला, और मैं जवाब देने की कोशिश सोच रहा कि मैं ही दूँ। एक पत्रकार जो होता है जी, मुझे लगता है कि उससे बेहतर कोई भी आम जन लोगों की समस्या को कोई नहीं समझ सकता। आप भी एक पत्रकार हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और जितनी भी उनकी आम समस्या हैं, मुझे लगता है कि शायद आपसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता होगा। तो एक पत्रकार को मुझे लगता है कि जब जर्नलिस्ट का काम कर लेता है और उसके बाद में कहीं ना कहीं उसको अपनी लोगों की आवाज़ के लिए और उनकी आम समस्या को सही रूप से निपटाने के लिए एक राजनीति में आना ही एक लास्ट उसका ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि पत्रकार के माध्यम से हम लोग आवाज़ उठाते रहते हैं, सरकारें सुनती नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि राजनीति में आया जाए और लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाए। दिल्ली एक यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ 4 लोगों ने कैंपस के अंदर गैंगरेप की करने की कोशिश की है। आरोपियों ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ और उसके कपड़े तक फाड़े। साउथ एशिया यूनिवर्सिटी की बीटेक फर्स्ट ईयर की पीड़ित छात्रा का बयान सामने आया है। पीड़िता ने शिकायत में 4 व्यक्तियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि ये घटना कॉलेज के निर्माणाधीन हिस्से में हुई। इस बीच साउथ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने विरोध प्रदर्शन की मांग की, कहा कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई करें, इसके साथ ही परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करें। आज 14 अक्टूबर को स्टूडेंट्स कॉलेज परिसर के बाहर 3 बड़े प्रोजेक्ट करेंगे। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि कॉलेज में 4 व्यक्ति खींचकर ऑडिटोरियम के पास वाले हिस्से में उन्हें ले गए। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उन 4 ने पहले उसके कपड़े फाड़े, आपत्तिजनक तरीके से छूने लगे। और आपको बता दें, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता वसीम, आपको आवाज़ आ रही है वसीम? जी मुझे आवाज़ आ रही है। आज ये जो मामला सामने आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश की गई है, और क्या कुछ जानकारी आपके पास उन दोषियों को पकड़ा गया है या नहीं? जी बिल्कुल, अभी धरपकड़ जारी है। और जिस तरीके से ये एक यूनिवर्सिटी का मामला है, इससे पहले भी वहाँ पे एक झगड़े का मामला सामने आया था, लेकिन उस टाइम अगर पुलिस की तरफ से वहाँ पे सतर्कता की जाती तो शायद ये दोबारा चीजें नहीं हो पाती। लेकिन पीड़ित जो लड़की है उसको मालवीय नगर हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां से उसको फिर रेफर कराया गया। तो काफी ये भयानक और भयंकर स्थिति है एक महिला होने के नाते। जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा भी, बसंत कुंज में जिस तरीके का जो माहौल चला और उसके बाद अब इस यूनिवर्सिटी में ये मामला चल रहा है, तो ये अपने आप में महिला सुरक्षा पे सवालिया निशान भी खड़े करता है। तो वसीम, आपसे जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं अब प्रोटेस्ट के जरिए क्या मांग कर रहे हैं? जी स्टूडेंट की मांग है, देखिए महिला सुरक्षा की जो बातें की जाती हैं वो सिर्फ अगर स्लोगन बन के न रहे, उसको लेकर जो छात्र हैं और छात्र संगठन है वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी तक इस मामले की पूरी तरीके से पुष्टि नहीं हो पा रही है कि इस मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्योंकि मामले को अभी यूं कहें कि मामले में अभी कोई गंभीरता से इसको मामले को अभी उठाया नहीं जा रहा है। इस मामले को अभी सिर्फ जांच का विषय चल रहा है। जी वसीम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें, पुलिस के अनुसार मैदानगढ़ी थाने में 12 अक्टूबर को लगभग दोपहर 3 बजे पीसीआर कॉल के माध्यम से एक एसओयू की छात्रा से यौन उत्पीड़न की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़ित छात्रा का मेडिकल करवाकर उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीड़ित छात्रा घटना के बाद बुरी तरीके से डरी हुई है। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार को बने साल भर होने के करीब है, लेकिन अब तक भी ज़रूरी संस्थाओं जैसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, उर्स कमेटी, वक्फ बोर्ड में अहम पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से संबंधित लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता एवं आरटीआई एक्टिविस्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर इन विभागों को जल्द पूरा करने की मांग की है। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध सभी 6 समुदाय के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जाते हैं, और दिल्ली सरकार भी इन लोगों के उत्थान के लिए भी कई तरह की योजनाएं चलाती हैं। नहीं गुलजार साहब, देखिए सबसे बड़ी बात यह है, दिल्ली सरकार जिस मुद्दों पर, जिन बातों पर जीत के आई है उस पर खरी उतरना चाहिए। जितने भी इदारे, ये अक़लियतों का और ये मुसलमानों का, ये हिंदुओं का सवाल नहीं है। जितने भी इदारे हैं
जितने भी कमेटी है वो बननी चाहिए उसूली तौर पर, और संविधानिक तौर पर इनका जो है उपयोग होना चाहिए। आज उर्दू अकेडमी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी फाइनेंस कमेटी है, ओबीसी है, कमीशन है, इन सबको बनना चाहिए। हमारी दरख्वास्त है दिल्ली हुकूमत से, खास करके हमारी रेखा गुप्ता जी से भी और माननीय मिनिस्टरों से भी, जिन जिनके अंडर ये कमीशन और कमेटी आती है, इनको बनाना चाहिए। ये सवाल नहीं है, सवाल है हमारे देश में किस तरह और खास करके दिल्ली में किस तरह उन्नति हो, तरक्की हो। जब हुकूमत बन जाती है तो किसी पार्टी विशेष की नहीं होती, बिल्कुल वो दिल्ली वालों की होती है, दिल्ली वाले चुन के भेजते हैं, चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वो लेवल हट जाता है। अब वो अवामी सतह पर और जनता के समक्ष बीच में पार्टियां आती हैं और बनती हैं। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें जो है हुकूमत को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। असल में दिल्ली वक्फ बोर्ड और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की मुद्दत पूरे हुए करीब 2.25 साल का अरसा गुजर गया। केजरीवाल की सरकार और उसके बाद जो है बीजेपी की सरकार स्टेट में आई है, और ये सारे जो माइनॉरिटीज़ के इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, इनकी तरफ कोई सरकार की, स्टेट सूबाई सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका गठन ना केजरीवाल सरकार ने किया, और बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में फरवरी में बनी है, उन्होंने भी इसकी तरफ कोई कदम नहीं उठाया है। जबकि हम मुतअद्दिद बार डिफरेंट ओकेजन पर हम रिक्वेस्ट कर चुके हैं, एलजी को भी हमने भेजा, मुख्यमंत्री को भी हमने मेमोरेंडम दिए हैं कि भाई इनका जल्दी से जल्दी गठन किया जाए। आज स्थिति है, दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन एक रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया कि जो दिल्ली की माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी समस्याओं के लिए दर बदर भटक रही हैं, उसका कोई समाधान निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसी प्रकार दिल्ली वक्फ बोर्ड जो है, उसको भी 2.25 साल का अरसा गुजर गया है, उसकी भी मुद्दत कार पूरी हो गई थी, और इसके बावजूद कि नए अमेंडमेंट भी आ गया है वक्फ का, जिस पे कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर कोर्ट का स्टे हो गया है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि जो नया एक्ट है या पुराना एक्ट है, उसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन जो है एक्सपायर होने के बाद या डिसॉल्व होने के बाद 6 महीने के अंदर रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाना चाहिए था। आज 2.25 साल का अरसा गुजरने के बाद भी दिल्ली वक्फ बोर्ड को रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया गया है, जिसके वजह से वहाँ बहुत सारी चीज़ों में कमी आ रही है। परेशानी पब्लिक, आम जनता जो माइनॉरिटीज़ की है, ख़ासतौर से मुसलमान जो वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, बेवाओं का वजीफ़ा, इमाम मुअज्जिनों के ऑनरेरियम और इस तरीके के दूसरे मसाइल हैं। और आज स्थिति यह है कि 14-15 लोगों का स्टाफ ही दिल्ली। और आपको बता दें, ज़रूरी संस्थाओं में आज भी जो अहम पद हैं खाली पड़े हुए हैं। सीएम रेखा गुप्ता को बने हुए 1 साल के करीब हो गया है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर डॉक्टर रमेश ठाकुर। रमेश जी, सीएम रेखा गुप्ता की सरकार को बने हुए लगभग 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन अभी भी कई अहम संस्थाओं में कई पद खाली पड़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आयोग जो होते हैं वो सरकार की धुरी होती है। जैसे महिला आयोग हो गया, बाल आयोग हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, कई तरह के आयोग होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को निपटाना, उनको सुलझाना। अब जब ऐसे विभागों में कर्मचारी ही नहीं होंगे, मैन पावर ही नहीं होंगे, तो उन पीड़ित लोगों के लिए और जिनको समाज के कल्याणकारी योजना जिनको वितरण करनी है वो तो रुक जाएंगी। तो मुझे लग रहा है जब सरकार आई थी तो तब से लेके अब तक ये चीजें इसलिए नहीं पूरी हो पाई, उसका सबसे बड़ा कारण जो है उसको हमें समझना होगा। आपको याद हो जब केजरीवाल सरकार की हुकूमत दिल्ली के अंदर थी और महिला आयोग में जो भर्तियां उस समय की जो अध्यक्ष थी मालीवाल जी, स्वाति मालीवाल, उन्होंने जो भर्तियां करी थी तो वो सारी अवैध करार दे दी गई थी एलजी द्वारा। उन्होंने कहा कि ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया गया, और जो पात्र थे उनको मौका नहीं दिया, और अपात्र जितने भी थे उनको मौका दिया। तो ये मामला मुझे लगता तब से उठा। उसके बाद में क्या करा, एलजी साहब ने एक ऐसा अध्यादेश निकाला कि जितने भी आयोग हैं, चाहे वक्फ बोर्ड हो जाए, महिला आयोग हो जाए, बाल आयोग हो जाए, कई सारे इसमें आयोग हैं, तो सब में इन्होंने भर्तियां बंद कर दी थी। और तब ये फैसला तब लिया गया था जब भर्ती और स्टाफ की रखने की जरूरत थी। और वो मुझे लग रहा है इस मुद्दा भी काफी उठा था
स्वाति मालीवाल ने जब अपने यहाँ के कर्मचारी जो एलजी साहब ने निकाले थे, तो उन्होंने प्रोटेस्ट भी करा था। ये भी आश्वासन दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, अगर हमारी सरकार आती है तो आपको दोबारा से हम लोग ले लेंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। वो बेचारे बाहर के बाहर हो गए। लेकिन बहरहाल मुद्दा यहाँ पे ये है, आपकी सियासी लड़ाई में जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, जनता के जो कार्य हैं वो नहीं रुकने चाहिए। लेकिन अगर इस मौके पे देखें, अगर धरातल पे देखें, तो जनता के सारे काम रुके पड़े हैं और वक्फ बोर्ड के काम सारे रुके पड़े हैं। आयोग के जितने भी हैं, चाहे महिला आयोग है, कुछ भी, हर जगह कर्मचारियों का टोटा है। जब कर्मचारी नहीं होंगे तो काम नहीं होगा, जाहिर सी बात है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, कई अहम संस्थानों में कई बड़े पद अभी भी खाली पड़े हुए हैं। भारतीय युवा कांग्रेस ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में केरल के 26 वर्ष के युवा को न्याय दिलाने के लिए आरएसएस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि आरएसएस संघ की शाखाएं अब शोषण का अड्डा बन चुकी हैं। इनका असली चेहरा पूरे देश के सामने है। केरल में 26 साल के इंजीनियर आनंदू अर्जी ने आत्महत्या कर ली और आनंदू को इसके लिए मजबूर किया गया। आनंदू की कहानी एक त्रासदी है। आनंदू अजी का एक इंस्टा पोस्ट भी सामने आया है जिसमें उसने अपना दर्द बयां किया है। आनंदू का आखिरी पोस्ट उसकी आखिरी चीख है। आनंदू की आखिरी चीख समाज को सुनाना बहुत ज़रूरी है। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि आरएसएस के लोग शाखाओं में लड़कों का बलात्कार कर रहे हैं। ये कैसे संस्कार हैं? पहले तो भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ और अब आरएसएस के लोगों से बेटे बचाओ। आरएसएस की शाखा के अंदर 4 साल के मासूम बच्चे का यौन उत्पीड़न हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है। इससे ज़्यादा दर्दनाक और कुछ नहीं हो सकता। ये सिर्फ आनंदू अजी की बात नहीं है। आनंदू के मुताबिक आरएसएस के ट्रेनिंग कैंपस में अनेक बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुज आत्रे जी। अनुज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी धन्यवाद। बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उदय भानु चिब ने आरोप लगाया है कि आरएसएस के कैंपस के अंदर लड़कों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और 26 वर्षीय जो लड़का है, जो आनंदू है, उसके को भी मजबूर किया गया है। आपको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही शर्मनाक है इस तरह की हरकतें। ये इस तरह का शक तो लोग पहले से जाहिर करते थे और इनका इतिहास रहा है कि हमेशा असामाजिक हरकतें करना, देश विरोधी हरकतें करना, जिनके डीएनए में रहा हो, और ये चीजें खुल के सामने आ रही है। अब तो लोग देखिए जिनके साथ बीत रही है, अभी तक तो ये डरा के धमका करके लोगों को चुपचाप लोग सहन कर रहे हैं। कितनी शर्मनाक है कि आप लड़कों के साथ इस तरह से हो रहा है, तो सोचिए महिलाएं जो इनके संपर्क में होती हैं उनके साथ किस तरह से वो करता होगा। हम कहते हैं क्योंकि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और पूरे देश में इनकी जहां जहां भी शाखाएं चल रही हैं, जहां जहां भी इनके ब्रांचेस चल रही हैं, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और ये तत्काल इनकी हरकतें और इनकी एक्टिविटीज और उन पे बंद होना चाहिए। और क्योंकि ये सरकार इनकी खुद की है, तो बैन लगाना तो बेमानी है कि कोई इतनी हिम्मत करेंगे क्योंकि खुद ही सरकार में खुद ही सरकार है और खुद ही सब कुछ है। लेकिन जनता का विद्रोह, जनता का विरोध अब इनके सामने आने वाला है और इनको जब जन आंदोलन होगा, आज कांग्रेस पार्टी आंदोलन हो रही है, आज कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है और उनके साथ जनता साथ में जुड़ रही है। आने वाले समय में इनको जनता के सामने कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा और इनको अपनी इनकी हरकतों के लिए शर्मनाक तो है नहीं है, बेशर्म लोग हैं, लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी। अनुज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले, आनंदू ने अपने पोस्ट में कई बार आरएसएस का नाम लिखा, लेकिन एफआईआर में आरएसएस का नाम तक नहीं है। आखिर ये कैसा आतंक है? इस दौरान प्रदर्शन में अनेकों युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यालय से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड की तरफ जाने के लिए निकले। तभी दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत अनेकों कार्यकर्ताओं को डिटेन कर दिया गया। इस दौरान प्रदर्शन में राष्ट्रीय महासचिव और दिल्ली प्रभारी खुशबू शर्मा, राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा प्रभारी सत्यवान गहलोत, कई राष्ट्रीय सचिवगण, दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा, हरियाणा प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष निशित कटारिया समेत अनेक युवा कांग्रेस कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। दिल्ली सरकार कैब ड्राइवरों और यात्रियों को राहत देने के लिए राज्य की पहली सरकारी राइड हेलिंग सर्विस शुरू करने की योजना बना रही है। ये ओला उबर की तरह ऐप बेस्ड सर्विस होगी। इसका मकसद ड्राइवर और कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म के बजाय एक बेहतरीन विकल्प देना है। सरकार के इस फैसले से यात्रियों को सस्ती और बिना सरचार्ज वाली राइड मिलेगी। साथ ही कैब ड्राइवरों को किसी प्रकार का कमीशन नहीं देना होगा।
दिल्ली सरकार के सहकारिता मंत्री रविंद्र इंद्राज ने रविवार को दिल्ली सिटीजन कोऑपरेटिव बैंक की वार्षिक आम बैठक में इस पहल की घोषणा की। उन्होंने कहा, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों को इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार करने का काम सौंपा है ताकि दिल्ली को सहकारी टैक्सी हेलिंग सर्विस मिल सके। जल्द ही इस सेवा को शुरू कर दिया जाएगा। दिल्ली की योजना महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में विकसित हो रहे सरकारी टैक्सी मॉडल से प्रेरित है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।